नमस्कार दोस्तों, अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर में पीएचडी के लिए इनरोल करना चाहते हैं तो आपको बताना चाहेंगे कि इसका नोटिफिकेशन फाइनली जारी हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे, तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। हे गाइस, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं अलग क्लासेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें और फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करें। तो आपको बताना चाहेंगे इसका नोटिफिकेशन फाइनली 24 सितंबर 2020 को ही जारी कर दिया गया था और उसी दिन से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते थे। लेकिन अगर आपने अब तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया है तो बताना चाहेंगे कि इसका जो लास्ट डेट है वो एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, तो अब आप 31 अक्टूबर 2020 तक इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन डेट जो है वो 15 नवंबर 2020 है। तो अगर आपने अब तक नहीं सबमिट किया है तो जल्दी से जल्दी आप सबमिट कर लीजिए 31 से पहले। चलिए आगे और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, जहाँ पर जाके आप इसे ईजिली फिल कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर आपको ऑफ़र किए गए हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एग्रोनॉमी मिल जाएगा, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा, एग्रीकल्चर मिल जाएगा, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, इसके अलावा एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको एग्रीकल्चर फैकल्टी में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आर्ट फैकल्टी की बात करें तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर मिल जाएगा, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसके अलावा हिंदी मिल जाएगा, परफॉर्मिंग आर्ट मिल जाएगा, फिलॉसफी मिल जाएगा, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, विजुअल आर्ट। तो ये आर्ट के फैकल्टीज़ में है। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉमर्स के फैकल्टीज़ में तो यहाँ पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। वहीं एजुकेशन में आपको एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन मिल जाएगा, जबकि साइंस के फैकल्टी में आपको बायोटेक्नोलॉजी मिल जाएगा। इसके अलावा बॉटनी मिल जाएगा, केमिस्ट्री मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ मिल जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, एनवायरमेंटल साइंस, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, इसके अलावा जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी मिल जाएगा, जबकि फैकल्टी ऑफ लॉ में आपको लॉ मिल जाएगा। तो अगर आप इनमें से कोई सब्जेक्ट्स आपका मास्टर डिग्री में है, यानी कि एमए में आपका है, या फिर आपने जो पीजी किया है उसमें है, तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं फाइनली रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए 2020-21 में। अब बात आती है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो बेसिकली कुछ इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो मास्टर की डिग्री है वो अगर डीडीयू से है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें आपको वेटेज भी मिलता है। लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं जो यूजीसी के द्वारा अफिलेटेड है तो भी आप इजीली इसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि 55% एटलीस्ट आपको चाहिए। अगर आप जनरल हैं या फिर अन्य पिछड़े वर्ग में आते हैं क्रीमी लेयर में तो आपको 55% मार्क्स चाहिए। एंड अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं पिछड़े वर्ग में या फिर SC ST हैं तो फिर आपको 50% मार्क्स ही चाहिए आपके मास्टर डिग्री में। ठीक है, वहीं अगर आप दिव्यांग हैं तो भी यही 50% मार्क्स ही आपको चाहिए फाइनली। यहाँ मैं एक चीज़ कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि जो आप डॉक्टरेट डिग्री लेना चाहते हैं वो आप उसी सब्जेक्ट से ले सकते हैं जो आपके पीजी में हो। अगर आपके पीजी में दूसरा सब्जेक्ट है और आप किसी और सब्जेक्ट से लेना चाहते हैं तो बेसिकली आप नहीं ले सकते, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब सपोज करिए कि 2019-20 में जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था, तो बेसिकली अगर आपने रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म उस समय भरा था और आपने एग्ज़ाम भी दिया था और फाइनली आपने क्वालिफाई भी कर लिया था, लेकिन आपका एडमिशन किसी कारणवश नहीं हो पाया था, तो आप 2020-21 के RET यानी रेट एग्ज़ाम से बिल्कुल मुक्त होंगे। इसमें आपको फॉर्म तो भरना पड़ेगा लेकिन ये एग्ज़ाम आपको नहीं देना पड़ेगा, यानी शोध पात्रता परीक्षा आपको नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो शोध पात्रता परीक्षा है बेसिकली 2 चरणों में होगा। पहला तो जो आपका होगा वो एग्ज़ाम होगा एंड सेकेंड होगा साक्षात्कार। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और उसमें आपको 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑनलाइन एग्जाम में आपसे 140 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जबकि 60 मार्क्स का जो क्वेश्चन है तो वो होगा साक्षात्कार। यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन है पीएचडी के लिए बेसिकली वो आपके रिटन एंड साक्षात्कार पर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो दोनों में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। इन दोनों के बेसिस पर मेरिट तैयार की जाएगी और उसी के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। इस शोध परीक्षा से किनको किनको मुक्ति प्राप्त है, कौन कौन नहीं देंगे, तो यहाँ पर अगर आप डीडीयू में पढ़ा रहे हैं, डीडीयू में अगर आप टीचर हैं या फिर इससे संबंध जो कॉलेज हैं उनमें अगर आप टीचर हैं, उसके फैकल्टी हैं, तो आपको शोध पात्रता परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं जो कि डीडीयू से अफिलेटेड है तो यहाँ पर आपको शोध पात्रता परीक्षा देना ही पड़ेगा, इससे आप मुक्त नहीं। इसके अलावा अगर आप विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालयों के नियमित शिक्षक जो कि अपने दूतावास उच्चायोग द्वारा संतुष्ट किए गए हों एवं भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रतिरक्षी कर्मी अधिकारी शोध पात्रता परीक्षा से मुक्त होंगे।
यहाँ पर एक चीज़ मैं कंफर्म करना चाहूँगा कि रिसर्च पात्रता परीक्षा से अगर आपको छूट है तो भी आपको इस फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, फीस का पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको फाइनली एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, बस इतना ही। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसके योग्य नहीं माने जाएंगे, तो आप किसी भी हालत में फॉर्म को ज़रूर फिल। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बिल्कुल कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने नेट जेआरएफ किया है या फिर गेट आपने क्वालिफाई किया है तो भी आपको इस एग्ज़ाम से किसी प्रकार से छूट नहीं मिलेगी, यानी कि आपको रेट एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ मार्क्स मिलेंगे जो कि वेटेज के रूप में मिलेंगे। जैसे कि अगर आपने यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा अफिलिएटेड नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, या फिर आपने गेट क्वालिफाई किया, या फिर आपने यूपी स्लेट क्वालिफाई किया है, तो आपको 5% अधिभार दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अगर आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से परास्नातक यानी एमए किए हैं, एमएससी किए हैं, एमकॉम किए हैं, तो आपको 5% अधिभार यहाँ भी दिया जाएगा। तो अगर आपने गोरखपुर से पढ़ाई की है तो यहाँ आपको फ़ायदा होने वाला है। अगली बात आती है कि अगर आप विश्वविद्यालय के शिक्षक, अधिकारी या फिर कर्मचारी हैं तो आपको 10% अधिभार दिया जाएगा। तो यहाँ भी आपको अगर उससे रिलेटेड हैं यूनिवर्सिटी से तो भी आपको फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर आप संबद्ध या फिर संयुक्त महाविद्यालयों में शिक्षक हैं तो भी आपको यहाँ 5% का अधिभार दिया जाएगा, या फिर उससे रिलेटेड कर्मचारी हैं तो भी आपको ये अधिभार मिलेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि किसी भी हालत में 10% से ज़्यादा अधिभार नहीं होगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, कि कौन कौन सी चीज़ आपको सबमिट करनी पड़ेगी, यानी फॉर्म भरते समय चाहिए। तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी चाहिए, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर चाहिए जो कि सक्रिय हो, क्योंकि उस पर ओटीपी जा सकता है। इसके अलावा आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ चाहिए जो कि काफ़ी अच्छा हो और 100 से 150 KB के बीच में हो, जेपीजी फाइल हो। इसके अलावा आपके पास आपका जो सिग्नेचर है वो स्कैन फॉर्मेट में होना चाहिए। आपके पास हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र भी सबमिट करना पड़ेगा, यानी पिता की या फिर परिवार का। और अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ सकता है। यहाँ पर बताना चाहेंगे जो फीस है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, और फीस के रूप में जनरल ओबीसी को 1000 रुपये, जबकि SC ST को 500 रुपये फीस पे करने पड़ेंगे। अब हम रेट के एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन होगा, 1.5 घंटे यानी 90 मिनट की अवधि का आपका एग्जाम होगा, जिसमें 70 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, यानी कि MCQs टाइप के 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 35 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके शोध पद्धति से संबंधित होंगे, और 35 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। सब्जेक्ट का मतलब आपने मास्टर डिग्री यानी PG आपने जो किया है उसमें जो सब्जेक्ट्स है उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। अगर आप कोई प्रश्न गलत करते हो तो किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, तो आप 100% क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और प्रवेश परीक्षा जो है वो आपको पहले से जो अधिसूचित केंद्र हैं उन पर कराई जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में लिखकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।